वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तमिल मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है डेजा वू। उसी तरह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को तेलुगु में भी रीमेक किया गया था रिपीट नाम से, जो गरम तारे पे रिलीज हुई थी। लेकिन पता नहीं अचानक से वो तारा कहाँ पर गायब हो गया। मतलब वो मूवी हॉटस्टार पर नजर ही नहीं आ रही। एक्चुअली मैं उस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला था, सो वो मूवी ना मिलने पर मैं इस मूवी को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो में काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही आधी रात को सुब्रमण्य नाम का एक नॉवल राइटर दारू पी के पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ के एक कांस्टेबल इलुमले से ये कहने लगता है, सर मैं एक राइटर हूँ, मेरे कहानियों के कैरेक्टर्स मुझे कॉल करके मुझे धमका रहे हैं। कुछ दिनों पहले अन्ना नगर में 2 लोगों का मर्डर हुआ था। उसी मर्डर बेसिस पर मैंने एक नॉवल लिखा, एक कहानी लिखी और से मेरी कहानी के हिसाब से ही पुलिस वाले उस मर्डरर को पकड़ा। जब वो मर्डरर बेल पे रिलीज हुआ तो मुझे कॉल करके धमकी देने लगा कि तुम्हारी कहानी की वजह से ही मैं पकड़ा गया, अब मैं तुमको मार दूंगा। ऐसा कहते हुए सुब्रमण्य इलुमले से कहने लगता है कि सर मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। सुब्रमण्य की बातें सुनने के बाद वहाँ के सारे कांस्टेबल सुब्रमण्य पर हंसने लगते हैं, कहने लगते हैं कि दारू पी के अनाप शनाप बक रहा है और सुब्रमण्य को डरा धमका कर उसके घर भेज देते हैं। उसके बाद राइटर सुब्रमण्य अपने घर आकर दारू पीते हुए बहुत सोचने के बाद एक नई कहानी को लिखने लगता है। उस कहानी का नाम होता है डेजा वू। तो सेम सुब्रमण्य के कहानी के हिसाब से ही किसी जगह पर वही इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। मतलब आधी रात को कोई अनजान लोग पूजा को किडनैप कर चुके होते हैं, उसको किसी कार में बांध के रखा होता है। जब पूजा को होश आता है तो पूजा किसी भी तरह करके उस कार में का मोबाइल हासिल करके जंगलों में भागने लगती है। कंट्रोल रूम को कॉल भी करने लगती है, लेकिन वो मास्क वाले बंदे किसी भी तरह करके पूजा को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके सर पे वार करके दोबारा उसे किडनैप कर लेते हैं। तभी सुब्रमण्य के घर में पावर ऑफ होने की वजह से सुब्रमण्य कहानी लिखना स्टॉप करता है और बस ऐसे ही चेयर पे लेटे लेटे सो जाता है। खैर दूसरे दिन पुलिस वाले सुब्रमण्य के घर आते हैं और एक पुलिस वाला सुब्रमण्य से पूछने लगता है कि कौन हो तुम, पूजा को कहाँ पर छुपा के रखा। रात को पूजा की साइड से कंट्रोल रूम को कॉल आया और पूजा ने तुम्हारा नाम और तुम्हारे घर का एड्रेस भी बताया। सुब्रमण्य उस पुलिस वाले को बताने लगता है कि पूजा कौन है मुझे पता नहीं सर, रात को ही मैंने एक नई नावल लिखना स्टार्ट किया, मेरी कहानी के एक कैरेक्टर का नाम है पूजा। ऐसा कहते हुए सुब्रमण्य अपनी आधी अधूरी कहानी उस पुलिस वाले को दिखाता है, लेकिन वो पुलिस वाला सुब्रमण्य की बातों पर यकीन ना करते हुए उसे अरेस्ट करने लगता है, पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। लेकिन बाहर की पब्लिक पुलिस वालों को रोकने लगती है, उसके वीडियोस बनाने लगते हैं, मीडिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस वालों से सवाल करने लगती है कि क्या बेसिस पर आप सुब्रमण्य को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, क्या आपके पास सर्च वारंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर अब बात ना बढ़े इसीलिए वो पुलिस वाला सुब्रमण्य को छोड़ देता है। खैर दूसरे सीन में आशा नाम की एक डीजीपी को दिखाया जाता है। किसी मीटिंग के बाद आशा अपने फोन में सुब्रमण्य की न्यूज को देखती है। मतलब मीडिया वाले पुलिस वालों पर उंगली उठा रहे हैं। सो आशा फौरन उस पुलिस वाले को अपने पास बुलाकर मामला क्या है पूछने लगती है। ये पुलिस वाला आशा को जो हुआ वो बताने लगता है कि कल रात सुब्रमण्य नाम का एक वेटर पुलिस स्टेशन आया, कुछ अनाप शनाप बकने लगा और उसी वक्त पूजा नाम की लड़की से कंट्रोल रूम को एक कॉल आया। सुब्रमण्य और उसके घर का एड्रेस बताया। सुब्रमण्य से पूछने पर उसने ये कहा कि पूजा इसकी कहानी का एक कैरेक्टर है। उसके बाद आशा पूजा की कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है। पहले रिकॉर्डिंग में पूजा ये कहने लगती है कि मेरा नाम पूजा है, 3 लोग मुझे किसी जगह पर लेकर आए हैं, मैं इन तीनों से बच के भाग रही हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। और दूसरे कॉल रिकॉर्ड में पूजा सुब्रमण्य का नाम और उसका घर का एड्रेस बताती है। अब आशा पूजा की आवाज सुनने के बाद इसको ये एहसास होने लगता है कि शायद ये पूजा इसकी बेटी पूजा हो सकती है। फौरन अपने पीए चेतन से कहने लगती है कि पूजा के बारे में पता करो। सो चेतन पूजा के बारे में इंक्वायरी करने पर पूजा का कोई अता पता नहीं होता, उसी तरह उसका फोन स्विच ऑफ भी रहता है। यह जानने के बाद आशा इस पुलिस वाले से कहने लगती है कि तुम फटाफट से सुब्रमण्य को हिरासत में ले लो और इसी तरह जो कोई भी शक के दायरे में आता है उन सबको भी। तो वो पुलिस वाला फौरन सुब्रमण्य के पास जाकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। अब ऑफ कोर्स वहाँ पर मीडिया वाले तो होते ही है। सो ये न्यूज सारे टीवी न्यूज चैनल और सोशल मीडिया में फैल जाती है कि आशा की बेटी पूजा का किडनैप हो चुका, इसीलिए डीजीपी आशा सुब्रमण्य को गिरफ्तार किया। तभी स्टेट का सीएम आशा को कॉल करके उसको डांटने लगता है, बिना कोई एविडेंस के तुम लोग सुब्रमण्य को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, सारी टीवी न्यूज चैनल्स में तुम्हारी ही न्यूज चल रही है, कुछ दिनों बाद इलेक्शंस होने वाले हैं, अपोजिशन पार्टी इसका फायदा उठाएगी। सो आशा सीएम की बात मानकर सुब्रमण्य को छोड़ देती है और मीडिया के सामने आकर ये बताने लगती है कि पुलिस वाले नॉर्मल इंक्वायरी के लिए सुब्रमण्य को पुलिस स्टेशन ले गए और इसी तरह जैसा आप सोच रहे हो कि मेरी बेटी किडनैप हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं।
मेरी बेटी पूजा एक छोटी ट्रिप के लिए बाहर गई। 2 दिन के बाद मेरी बेटी वापस आ जाएगी। और उसी तरह आशा कांस्टेबल इलुमलई को सुब्रमणि के घर में ही रखती है, उस पर नजर रखने के लिए। उसके बाद आशा दूसरे स्टेट में रहने वाले अपने किसी फ्रेंड को कॉल करती है, जो वो भी पुलिस वाला होता है। कहने लगती है कि मेरी बेटी पूजा किडनैप हो चुकी है। मेरी बेटी के केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुझे एक अंडरकवर ऑफिसर चाहिए। अगर मैं ये केस हमारे स्टेट के पुलिस वालों को सौंपूंगी तो ये बात मीडिया में लीक हो सकती है। यह सुनने के बाद आशा का फ्रेंड कहने लगता है कि थोड़ी देर में मैं तुमको एक अंडरकवर ऑफिसर के बारे में डिटेल्स भेजता हूँ। उसी वक्त कांस्टेबल इलुमलई आशा को कॉल करके ये बताने लगता है कि मैम सुब्रमणि दोबारा कहानी लिखना स्टार्ट किया और कहानी में ये लिखा है कि पूजा के केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए विक्रम नाम का एक पुलिस वाला आएगा। यह सुनने के बाद आशा फौरन अपने फ्रेंड को कॉल करके उस ऑफिसर का नाम पूछने लगती है। तो उसका फ्रेंड आशा को बताने लगता है कि उस अंडरकवर ऑफिसर का नाम है विक्रम। उसके बाद विक्रम नाम का एक पुलिस ऑफिसर आशा से मिलने के लिए आता है। आशा से कहने लगता है कि मैं इस केस को मेरे स्टाइल में इन्वेस्टिगेशन करूंगा। अगर ये किडनैपिंग पैसों के लिए किया होगा तो अब तक आपको कॉल्स आ चुके होंगे। खैर मुझे एक गन, जीप और एक टीम चाहिए। तो आशा विक्रम के पास 2 और ऑफिसर्स को भेजती है, प्रवीण और अनवर। खैर थोड़ी देर बाद प्रवीण विक्रम को कॉल करके ये बताने लगता है, सर जिस दिन पूजा किडनैप हुई उस दिन पूजा किसी पार्टी में थी, पब में थी। पूजा का एक कुलीग किशोर ने पार्टी दी और उसी तरह इस पब में कोई भी सीसीटीवी कैमरास मौजूद नहीं है सर। उसके बाद विक्रम पूजा जिस कंपनी में काम करती है वहाँ पर जाता है। रम्या नाम की एक लड़की से मुलाकात करके पार्टी के बारे में पूछने लगता है। रम्या कहने लगती है कि हमारा कुलीग किशोर की शादी होने की वजह से किशोर ने वो पार्टी दी। उस पार्टी में हम सारे लोग गए थे, पूजा भी आई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद पूजा एक अनजान बंदे से लड़ाई झगड़ा करने लगी। गुस्से में आकर पूजा उसी वक्त उस पार्टी से चली गई और जिस बंदे से पूजा का झगड़ा हुआ वो कौन है मुझे पता नहीं सर। विक्रम पूछने लगता है क्या पूजा अकेली पार्टी छोड़ के गई या उसके साथ कोई गया था। रम्या कहने लगती है कि पूजा के पीछे पीछे अनीता भी गई। सो विक्रम फौरन अनीता को बुलवाने के लिए कहता है। तभी कांस्टेबल इलुमलई विक्रम को कॉल करके आगे की कहानी बताने लगता है कि ऑफिसर विक्रम अनीता नाम की एक लड़की से पूछताछ करने वाला है। अनीता एक कैब में अपने ऑफिस को आएगी, ऐसा कहते हुए कैब नंबर भी बोलता है। मतलब ये सब कहानी सुब्रमणि ने लिखा होता है। विक्रम रम्या से कहने लगता है कि आप फौरन अनीता को कॉल करके उसके कैब नंबर पूछो। सो अनीता को कॉल करके पूछने पर वो टैक्सी नंबर सेम टू सेम होता है जैसा अब सुब्रमणि ने अपनी कहानी में लिखा। विक्रम फौरन इलुमलई को कॉल करके ये पूछने लगता है क्या सुब्रमणि अपने घर से बाहर गया था, क्या सुब्रमणि के पास एक और फोन है। तो सारी तलाशी लेने पर इलुमलई को सुब्रमणि के पास ऐसा कोई फोन नहीं मिलता और उसी तरह ये भी कहने लगता है कि सर सुब्रमणि मेरी आंखों के सामने ही बैठा है, वो बस हगने मुतने के लिए गया बस। खैर उसके बाद अनीता विक्रम के पास आकर पार्टी के बारे में बताने लगती है कि सर पार्टी के दौरान मैं और पूजा पार्टी से बाहर आ गए। पूजा ने मुझे मेरे घर ड्रॉप करके अपने घर चली गई और रास्ते के दौरान मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कोई बाइक वाला बंदा हमको फॉलो कर रहा है। शायद वो बंदा वही हो सकता है जिसने पार्टी में पूजा से झगड़ा किया। उसके बाद विक्रम किशोर को बुलाता है जिसने पार्टी दी। पूछने लगता है कि मैंने सुना है कि पार्टी में पूजा किसी बंदे से झगड़ा किया, कौन है वो बंदा। पार्टी के बाद वो बंदा पूजा को फॉलो किया। किशोर कहने लगता है कि पूजा से झगड़ा करने वाला मेरा फ्रेंड रवि है सर, मेरा स्कूल का फ्रेंड है वो, रिसेंटली उससे मुलाकात हुई इसलिए मैंने उसको अपने पार्टी पर बुलाया। वो कहाँ पर रहता है मुझे पता नहीं, और वैसे भी सर उस पब से सिटी को आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। सो मुझे नहीं लगता कि रवि पूजा को फॉलो किया होगा। तभी विक्रम का टीम मेंबर अनवर विक्रम को कॉल करके ये बताने लगता है कि सर मैंने एक सीसीटीवी कैमरे में उस बाइक वाले बंदे की बाइक को देखा जो पूजा को फॉलो किया। बाइक नंबर से मैं उस बंदे का एड्रेस हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी वक्त प्रवीण भी किसी रास्ते पर पूजा की कार को फाइंड आउट करके विक्रम को बताता है। विक्रम फौरन उस कार के पास जाता है तो देखता है कि पूजा की कार पंचर हो चुकी है। सो विक्रम सोचने लगता है कि शायद पूजा की कार का टायर पंचर होने से पूजा अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क किया, इसे लॉक किया और उसी रास्ते के कुछ लोगों से लिफ्ट मांगा होगा। शायद वही लोग पूजा को किडनैप किया होगा। सो विक्रम प्रवीण से कहने लगता है कि तुम फौरन इस रास्ते की सीसीटीवी फुटेज को हासिल करके उस रात जो गाड़ी इस रास्ते से गुजरी उसकी लिस्ट निकालो। उसके बाद अनवर विक्रम को कॉल करके ये बताने लगता है कि सर मैंने पूजा का मोबाइल का लॉस्ट लोकेशन पता करके उस जगह पर गया, तो उस जगह पर मैंने पूजा के बिलोंगिंग्स देखा। विक्रम फौरन उस जगह पर जाता है तो सच में वहाँ पर पूजा की चप्पल, बैग वगैरह होते हैं। अनवर कहने लगता है कि सर इस प्लेस में ऑलरेडी एक क्राइम हुआ था, 1 साल पहले एक लड़की का RAP हुआ था। खैर ये सब कुछ जाने के बाद आशा गुस्से में आकर सुब्रमणि के पास जाती है, दोबारा अपनी बेटी पूजा के बारे में पूछने लगती है। सुब्रमणि बहुत ही कूल से आशा को यही बात बताने लगता है
कि मैंने अब तक तुम्हारी बेटी को नहीं देखा। मैं सिर्फ मेरी कहानी की कैरेक्टर पूजा को ही जानता हूँ। आप मुझे गलत समझ रहे हो। ऐसा कहते हुए सुब्रमणि दोबारा अपनी कहानी को कंटिन्यू करने लगता है। आशा का पीए चेतन फौरन सुब्रमणि के पास से पेपर निकालकर उसे पढ़ने लगता है। तो इसमें ये लिखा होता है कि 3 लोग एक पुरानी ब्रिज के पास जाकर एक लड़की की लाश को नदी में फेंक दिया। जब विक्रम को ये बात पता चलती है, विक्रम अपनी टीम के साथ उस ब्रिज को ढूंढने लगता है कि सिटी में ऐसी पुरानी ब्रिज कहाँ पर है। फाइनली उस ब्रिज को फाइंड आउट करने के बाद नदी में जाकर डेड बॉडी को ढूंढने लगते हैं। तो सच में उस नदी में एक लड़की की लाश पाई जाती है। यह सुनने के बाद आशा फौरन वहाँ पर आती है, लेकिन डेड बॉडी को देखने पर आशा को ये बात पता चलती है कि ये लाश इसकी बेटी पूजा की नहीं, कोई दूसरी लड़की होती है। यह होने के बाद विक्रम फौरन गुस्से में आकर सुब्रमणि के पास जाकर उसे एक लात मार के उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है तुम जो कुछ भी लिखते हो सच होता है, मेरे सामने लिखो। तो सुब्रमणि बहुत सोचने के बाद आगे की कहानी को लिखने लगता है। विक्रम सुब्रमणि से उसका पेपर लेकर कहानी को पढ़ने लगता है। तो कहानी के हिसाब से ही एक कैब ड्राइवर किसी पुलिस स्टेशन आकर एक कंप्लेंट देने लगता है कि सर, जब मैं एक लड़की को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, BMW कार में कुछ लोग आकर मुझे मार पीट के उस लड़की को किडनैप करके ले गए। ये कहानी पढ़ने के बाद विक्रम सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन भेज के ये पूछने लगता है क्या कोई कैब ड्राइवर किसी पुलिस स्टेशन आया था किसी लड़की की कंप्लेंट लेकर। तो एक पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसा ही इंसिडेंस पेश आया था। विक्रम, आशा, चेतन ये सारे लोग उस पुलिस स्टेशन जाते हैं। कांस्टेबल से पूछने लगते हैं कि वो कैब ड्राइवर कहाँ पर है। कांस्टेबल बताने लगता है कि सर, एक कैब ड्राइवर आया था एक कंप्लेंट लिखवाने के लिए, उसकी गाड़ी रास्ते पर थी, हमने उसको पार्क करने के लिए कहा, अब तक नहीं आया सर। ये जानने के बाद विक्रम उस पुलिस स्टेशन का CCTV फुटेज चेक करने लगता है। तो सच में एक बंदा पुलिस स्टेशन आया था और कंप्लेंट लिख के देने के बजाय अपने पॉकेट से एक पेपर निकालकर टेबल पर रख के चला जाता है। तो जब विक्रम उस पेपर को अपने हाथ में लेता है तो ये कंप्लेंट 1 साल पुराना होता है। ये पेपर फटा होता है लेकिन प्लास्टर से चिपका के रखा होता है। आशा का पीए चेतन इस पेपर को लेकर इस कंप्लेंट को पढ़ने लगता है। 1 साल पहले रवि नाम का एक कैब ड्राइवर जननी नाम की एक लड़की को एयरपोर्ट से पिकअप करके उसके घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है। तभी 4 लोग BMW कार में आकर रवि के कैब को ठोक देते हैं, मतलब इसका साइड मिरर टूट जाता है। रवि उस BMW कार को फाइंड आउट करके उन चारों से झगड़ा करने लगता है। अब वो चारों दारू पी के रखा होता है। रवि को मार पीट के उस लड़की जननी को अपने साथ ले जाते हैं। खैर प्रेजेंट डे पर विक्रम रवि की फोटो आशा को दिखाता है, कहने लगता है कि अभी भी यही बंदा पुलिस स्टेशन आया था। आशा रवि की फोटो देखकर शॉक में रह जाती है। विक्रम से कहने लगती है ये नहीं हो सकता, रवि तो कब का मर चुका है। विक्रम आशा से पूछने लगता है कि इस बंदे को आप कैसे जानते हो और ये बंदा 1 साल पुराना कंप्लेंट लेटर यहाँ पर रख के क्यों गया, इस कंप्लेंट लेटर का और पूजा का क्या लिंकअप है। तो आशा विक्रम से बिना छुपाए अपना फ्लैशबैक बताने लगती है कि 1 साल पहले रवि नाम का एक कैब ड्राइवर इसी पुलिस स्टेशन आया था उसी तरह का कंप्लेंट लेकर, लेकिन वो पुलिस वाले रवि का फोन और उसकी गाड़ी की चाबी अपने पास रखकर सारी रात उसे पुलिस स्टेशन में बिठाते हैं बिना कोई एक्शन लिए। दूसरे दिन पुलिस वालों को वो लड़की जननी किसी जगह पर पाई जाती है जो बहुत ही जख्मी हालत में होती है। जननी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उस वक्त आशा ही इस केस को डील कर रही होती है। खैर इसी दौरान एक प्राइवेट नंबर से एक बंदा आशा को कॉल करके ये बताने लगता है कि जननी को जिन 4 लोगों ने RAP किया उसमें मेरा बेटा सिद्धार्थ भी है। तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुमको दूसरी जगह पर ट्रांसफर करके ये काम दूसरे पुलिस वाले से करवा लूंगा। अगर तुमने इस काम के लिए हाँ कह दिया तो मैं तुमको प्रमोशन दूंगा। तो आशा लालच में आकर उस बंदे की बातों को मान लेती है और उसी रात सिद्धार्थ को छोड़ के बचे 3 लोग और उस कैब ड्राइवर रवि को उसी क्राइम स्पॉट ले जाकर इन चारों का एनकाउंटर कर देती है। मीडिया में यही बात फैला देती है कि वो कैब ड्राइवर और तीनों लोग मिलकर जननी के साथ बलात्कार किया। जब वो चारों भागने की कोशिश की हमने उनको एनकाउंटर कर दिया। ट्रीटमेंट के दौरान जननी मर जाती है। सो प्रेजेंट पर आशा विक्रम से कहने लगती है अगर उस वक्त मैं वो काम नहीं करती तो दूसरा कोई पुलिस ऑफिसर वो काम करता। खैर थोड़ी देर बाद प्रवीण विक्रम को कॉल करके मरे हुए रवि का घर का एड्रेस बताता है और थोड़ी देर बाद अनवर विक्रम को कॉल करके ये बताता है कि सर मैंने CCTV फुटेज चेक करने पर उस रोड पर सिद्धार्थ की कार को भी देखा। उसके बाद विक्रम रवि के घर जाता है लेकिन उस घर में कोई भी नहीं होता। रवि के फोटो को माला डाल के रखा होता है। उसके बाद विक्रम सिद्धार्थ के गाड़ी का नंबर पता करके इंजन के नंबर के जरिए से उस कार का लोकेशन पता करने लगता है। उस गाड़ी का लोकेशन पता करके विक्रम एक जंगल में जाता है तो सिद्धार्थ अपनी गाड़ी से विक्रम को मारने की कोशिश करता है और इत्तेफाक से उसी कार में पूजा भी होती है बंधी हुई।
खैर विक्रम बहुत ही मुश्किल से सिद्धार्थ की गाड़ी को रोक लेता है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उस वक्त सिद्धार्थ होश में नहीं होता। उसके बाद विक्रम सोचने लगता है कि अगर सिद्धार्थ बेहोश की हालत में था तो ये कार कैसे रन हो रही थी। तो पता चलता है कि कोई इस कार को हैक करके इस कार को कंट्रोल कर रहा है। विक्रम फौरन उस रिमोट का आईपी एड्रेस पता करके उस लोकेशन पे जाता है। वहाँ पर दो लोग बैठे होते हैं जो ये सब कुछ कांड कर रहे थे। इन दोनों में से एक बंदा रवि भी होता है। और इसी तरह विक्रम को ये बात भी पता चलती है कि राइटर सुब्रमणि के कार में एक छोटी सी डिवाइस होती है। ये दोनों बाहर का इन्फॉर्मेशन सुब्रमणि को बताते रहते हैं। सुब्रमणि उसी तरह से लिखता रहता है। इस बंदे से पूछने पर यह बंदा कहने लगता है कि मेरा नाम राहुल है, रवि मेरा जुड़वा भाई था। पुलिस वाले बेरहमी से मेरे भाई रवि को मार दिया, उसी का बदला ले रहा हूँ मैं। दूसरे दिन विक्रम आशा के पास जाकर कल रात जो हुआ वो सारी बात बताता है और ये पूछने लगता है कि आपने 1 साल पहले जो हुआ वो सिर्फ मुझे आधा ही बताया, असली कहानी तो आपने मुझे नहीं बताई। मेरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि उस दिन डॉक्टर्स ने मीडिया के सामने ये बता दिया कि कुछ घंटों बाद जननी रिकवर हो जाएगी, लेकिन उसके 40 मिनट के बाद जननी की मौत हो गई। मतलब उस दिन आशा ने जानबूझ के जननी को मार दिया, क्योंकि अगर जननी जिंदा होगी तो असली सच बाहर आएगा, सिद्धार्थ का नाम सामने आएगा। इसीलिए आशा बेरहमी से जननी को मरवा दिया। यह सब कुछ सुनने के बाद आशा कहने लगती है कि उस वक्त मुझे ऐसा करना पड़ा। खैर जो हुआ सो हुआ। पूजा को बचाने के लिए थैंक यू। तुम एक काम करो, राहुल, सुब्रमणि और सिद्धार्थ को मार दो। एक्चुअली रवि और राहुल और कोई नहीं, सुब्रमणि के बेटे होते हैं। मैं तुमको मुंह मांगी कीमत दूंगी। विक्रम कहने लगता है कि आपकी नजर इन तीनों पर ही है, लेकिन मुझे लगता है कि इन तीनों के पीछे एक और मास्टरमाइंड है। ऐसा कहते हुए विक्रम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विक्रम सुब्रमणि, सिद्धार्थ और राहुल को किसी जगह पर लाता है। राहुल विक्रम से कहने लगता है कि पुलिस वालों ने बेरहमी से मेरे भाई को मार दिया। पुलिस डिपार्टमेंट और सिद्धार्थ को सबक सिखाने के लिए ही हमने ये प्लान किया। हमने पूजा और सिद्धार्थ को किडनैप करके पुलिस वालों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि सिद्धार्थ ने पूजा को किडनैप किया। हमने पुलिस डिपार्टमेंट के हर एक बंदे के फोन नंबर को हैक करके उनकी बातें जानने लगे और इसी तरह डिपार्टमेंट का रास्ता भटकाने के लिए एक राइटर को इंट्रोड्यूस किया। और नदी के पास जो लड़की की लाश मिली थी वो एक अनाथ लाश थी जो हमने नदी में ऐसे ही फेंक दिया। प्लीज सर, आप सिद्धार्थ को जिंदा मत रखिए, इसे मार दीजिए और उस डीजीपी आशा को भी मत छोड़िए। इस तरफ टीवी में विक्रम और आशा के बीच जो कन्वर्सेशन हुई थी, आशा ने अपना जुर्म कबूल किया था, वो ऑडियो क्लिप टीवी में प्ले होने लगती है। मतलब विक्रम ने इस ऑडियो क्लिप को लीक कर दिया। इस तरफ विक्रम अपनी गाड़ी से सिद्धार्थ को ठोक के उसे मार देता है। इस तरफ आशा को एक बंदा कॉल करके ये बताने लगता है कि मैडम मेरा नाम विक्रम है, किसी किडनैपिंग केस में आपने मुझे बुलवाया था, बताइए कहाँ पर आना होगा मुझे। यह सुनने के बाद आशा सोचने लगती है कि असली विक्रम ये है तो इतने दिनों तक जो केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो कौन था। तो बाद में हमको ये बात पता चलती है कि विक्रम और कोई नहीं, मरी हुई जननी का बीएफ होता है। जननी मरने के बाद हॉस्पिटल के स्टाफ से विक्रम सारी बात पता कर लेता है कि इस सारे कांड के पीछे डीजीपी आशा का हाथ है। उसके बाद विक्रम आशा का फोन हैक करके उसको मॉनिटर करता रहा। सो रिसेंटली आशा ने एक अंडरकवर ऑफिसर को अपने पास बुलाया था। ये जानने के बाद विक्रम असली विक्रम को कॉल करके ये बताने लगता है कि मैं आशा मैडम का पीए चेतन बात कर रहा हूँ। मैडम ने ये कहा कि आप 4 दिन बाद आइए। इस तरह से विक्रम बनकर आशा का पर्दाफाश करता है। इस तरफ पूजा अपनी माँ के बारे में ये सब कुछ जानकर इससे नफरत करने लगती है। आशा के पास और कोई चारा नहीं होता खाने के लिए, अपने गन से सुसाइड कर लेती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।